all of you. Good evening, Good ma'am. evening. Okay, so already we are too late. Let's start the class. Good The evening, today's ma'am. session is of idioms. ठीक है, आज हम idioms पढ़ने वाले हैं और हमारा idiom and phrases का चल रहा है। 2 सेशन हम phrases के ले चुके हैं। phrases में हमने अराउंड 130 phrases हमने किए हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 1 फॉर idioms। और idioms को और phrases का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि दोनों ही शब्दों का समूह है जिनसे idioms बनते हैं और phrases भी शब्दों के समूह से बनते हैं। बट phrases में contribution जो शब्द जिससे जो phrasal verb बनती है वो जिन शब्दों से बनती है उनका कोई ना कोई contribution होता है। बट idioms जो होते हैं जिन शब्दों से बनते हैं, जिन वर्ड से फॉर्म होते हैं, उनमें बेसिकली आपको नहीं समझ में आएगा कि कोई कंट्रीब्यूशन है, बट हम लोगों की टंग से हम हमारी जो लैंग्वेज है उससे हम समझ पाएंगे इनको। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो इडियम है वो इडियम है लॉस्ट इन द क्लाउड्स। अब लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है, देखिए लॉस्ट माने होता है खो जाना, ठीक है। इन माने में और क्लाउड्स माने बादल। अब बादलों में खो जाना, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ आपको क्लियर नहीं होगा। बट लॉस्ट इन क्लाउड्स का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है वो होता है कन्फ्यूज्ड। और कन्फ्यूज का क्या मतलब होता है? कन्फ्यूज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भ्रमित है, अस्त व्यस्त है, परेशान है। मतलब क्या हो गया? वो कहीं खो गया है। आप यदि हम इसको ऐसे समझ के निकालेंगे तो देखिए इसका मतलब होता है एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसका मतलब होता है, कन्फ्यूज का मतलब होता है, देखिए, भ्रमित होना, परेशान, ठीक है। अब ये कन्फ्यूज्ड का मतलब है परेशान, अस्त व्यस्त। जैसे कि कोई भी कुछ लोग होते हैं जब इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं, तो वो उन्होंने जितना भी याद किया होता है ना, सब गटपट हो जाता, सब एक दूसरे के साथ मिल जाता। और जब सब एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो कैसी स्थिति हो जाती है? कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो वो आप इसका एग्जाम्पल आप एक ले सकते हैं कि माई फ्रेंड ऑलवेज लॉस्ट इन क्लाउड्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में मेरा फ्रेंड अक्सर किस में खो जाता है? अक्सर क्या? हमेशा। इधर यू कैन राइट ऑफनली या ऑलवेज लॉस्ट इन क्लाउड्स। हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, हमेशा भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है। देखिए, इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ आ रहा है? बहुत अच्छी आपको मतलब आपके लिए चाहे आप बातचीत में इनका यूज़ करें, चाहे आप अपनी रिटन इंग्लिश में इसका यूज़ करें, और कंपटीशन के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूज़फुल है। तो इनको समझिए कि क्या इनका एक्चुअल में मीनिंग निकलता है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा जो वर्ड हमारे पास है, मतलब दूसरा ईडियम जो हमारे पास है, वो दूसरा ईडियम है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इसका मतलब होता है कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, मीन्स बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है। अभी आप इसको यदि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ तो किसके घर में चांदी के बर्तन होते हैं? जो रिच होते हैं, द पीपल हु आर रिच दे हैव सिल्वर क्रॉकरी, है ना। तो राहुल गांधी के लिए अक्सर क्या कहा बेटा? जैसे मदर टेरेसा। नहीं बेटा, मदर टेरेसा इज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, नो। शी वर्क वेरी हार्ड। उनको तो जब
वो रिच फैमिली में थी, ये बात सही है, बट उनका ऐसा नहीं था। उन्होंने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं शो किया जिससे उन्होंने अपनी फैमिली की रिचनेस को कहीं भी यूज़ नहीं किया। राहुल गांधी के लिए ये बात लोग बहुत यूज़ करते हैं कि राहुल गांधी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उनके लिए बहुत यूज़ होती है ये बात, है ना। मतलब द पर्सन हु आर नॉट डिजर्विंग स्टिल ही इज़ गेटिंग द ऑल द ऐशो आराम ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए यूज़ होता है ये। मदर टेरेसा रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी, बट उन्होंने अपनी जितनी भी लाइफ स्पेंड की, उन्होंने लाइफ अपनी बहुत स्ट्रगल में स्पेंड करी। ठीक है, ओके Clear मैम। है ना। ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिन्होंने अपनी फैमिली की रिचनेस का, उनकी धन का फ़ायदा लिया है, राइट। तो उनके लिए होता है। टू लूज़ ग्राउंड, टू लूज़ ग्राउंड का मतलब होता है, देखिए अब आप देखिए ज़मीन छोड़ देना, ज़मीन से हट जाना। आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, पाँव उखाड़ दिए उसके, पैर उखड़ गए। तो यहाँ पैर उखड़ने का मतलब है टू फेल टू कीप द पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन पे वो था उस पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाया, फेल हो गया उसको बनाए रखने के लिए, है ना। जैसे यू कैन राइट अ सेंटेंस, द लीडर is losing ground as the opposition candidate is getting support of the people, मतलब और लोगों का सपोर्ट अपोजिशन कैंडिडेट को मिल रहा है। तो जो रूलिंग लीडर है वो अपनी ग्राउंड को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, अपनी ग्राउंड को लूज़ कर रहा है, फेल टू कीप हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पा रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, विद ओपन। अब ये वाला सेंटेंस आप लोग बनाइएगा, विद ओपन आर्म्स, यानी खुली बाहों से, खुले दिल से, कॉर्डली, वार्मली। When you want to welcome someone or somebody with open arms, तो उसके लिए यूज़ होता है with open arms। बनाइए एक सेंटेंस जरा, कौन बनाएगा? No one? चलिए देखिए, my uncle welcomes या welcomed his NRI brother with open arm। मेरे जो NRI मतलब मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो NRI भाई मेरे जो अंकल हैं, उन्होंने NRI जो उनके भाई थे उनका खुले दिल से स्वागत किया। मीन्स व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, माय अंकल वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 पर है टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब क्या होता है टू प्ले फास्ट एंड लूज? इसका मतलब होता है जो बार बार ना अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं जल्दी जल्दी। कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बात बदलते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी व्यवहार बदलते हैं। आज अच्छे पता चला कल नाराज़ हो गए, कल दुखी हो गए, परेशान हो गए, है ना। मतलब बेसिकली इर्रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं जो द पीपल हु बिहेव इर्रिस्पॉन्सिबली, बिहेव irresponsibly और sometimes immorally, है ना।
डिसीटफुल मैनर में, किसी को धोखा देने के लिए तुरंत अपनी बात से पलट जाते हैं, बात बदल देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज कर देते हैं, तो उनके लिए होता है। तो मीन्स देयर आर मैनी पीपल हु हैव प्लेड फास्ट एंड लूज विद रूल्स और विद द लाइफ ऑफ अदर्स। दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं अपनी मंशा को, अपने इरादों को पूरा करने के लिए। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू टर्न अ डेफ ईयर। अब देखिए, डेफ माने होता है बहरा, ईयर माने होता है कान। वैसे तो ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू टेक द राइट वन। आपको सही वाला चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ द राइट वन। सो आपको यदि थोड़ा सा सोच के लगाएंगे तो भी निकल आएगा आपका आंसर। देखिए इसमें क्या है, टू टर्न अ डेफ ईयर। डेफ माने टर्न तो किया आपने, अपना कान तो दिया उसको, किसी को, किसी की बात सुनने के लिए, बट कैसा कान दिया? बहरा कान दिया, जिसको सुनाई ही नहीं देता। मतलब आपने ऐसा कान दिया उसे कि जिसमें सुनाई नहीं देता, जिससे सुनाई नहीं देता। इसका मतलब होता नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान न देना, या किसी की बात को अनसुना कर देना। इसका मतलब होता है अनसुना करना। जनरली क्या होता है, क्लास में बच्चे जो है बात को नहीं सुनते, या बच्चे अपने फादर की एडवाइस को नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। तो यू कैन राइट ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर when his father advised him regarding his career, regarding his choices, regarding his business। किसी के भी संबंध में जब उसके पिता ने कुछ एडवाइस किया तो उसने क्या किया, उसको अनसुना कर दिया, यानी उसे सुना नहीं ना, उस पर कोई अटेंशन पे नहीं किया। सो ही टर्न अ डेफ ईयर व्हेन हिज फादर एडवाइज्ड हिम। देखिए नंबर 7 पर है बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए ये हम जनरली बहुत यूज़ करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। अब चाहे आप हुक से करें, काम निकालें अपना, चाहे क्रुक से निकालें, बट आपको अपना काम निकालना है। तो बाय वन मीन्स और अनदर, चाहे आप एक तरीके से काम निकालें, चाहे दूसरे तरीके से काम निकालें। कहते हैं ना कि वो साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको अपना काम जो है वो पूरा करना है या काम निकालना है। तो आप या तो इस सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आप यू वांट टू रीच समवेयर, आपको कहीं पहुंचना था, और बाय हुक और बाय क्रुक यू रीच देयर। माय कार ब्रोक डाउन बट आई रीच्ड इन हिज मैरिज बाय हुक और बाय क्रुक। बाय ऑल मीन्स, बाय एनी पॉसिबल मीन्स, जो भी संभव था, जो भी तरीका संभव था उस तरीके से। तो ये हो गया बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट देखिए हैंग टुगेदर, एक स्लैंग की तरह भी यूज़ होता है। हैंग टुगेदर मीन्स सपोर्ट वन अनदर। इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एवरी टाइम रिमेन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, दैट इज़ हैंग टुगेदर। और जॉइंट फैमिली हैंगिंग टुगेदर, देखो अवर जॉइंट फैमिली loves to hang together। मतलब जो हमारा संयुक्त परिवार है वो एक दूसरे के साथ
हैंगिंग करना, एक दूसरे के साथ रहना, एसोशिएट करना बहुत पसंद करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना पसंद करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज फ्लैश एंड ब्लड. Who is there? Is there Richa or Shreya? I'm Shreya. श्रेया, बेटे फ्लैश एंड ब्लड Yes, का ma'am. क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमन नेचर, और यू कैन से मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, फ्लैश एंड ब्लड. जस्ट मेक अ सेंटेंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड. जिसे हम अपना खून कहते हैं ना, वो भी हो सकता है. आई नो द पीपल हु डू नॉट हेल्प देयर ओन फ्लैश एंड ब्लड. मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अपने ही ब्लड की, अपने ही खून को सपोर्ट नहीं करते हैं. आई नो मैनी पीपल हु डू नॉट हेल्प देयर ओन फ्लैश एंड ब्लड. ये भी बन सकता है. और आप ये भी बना सकते हो. Ma'am, जैसे ma'am, I am flesh and blood like everyone else. यस, आई एम फ्लैश एंड ब्लड लाइक एनीवन एल्स. दूसरों की तरह मैं Yes, भी ma'am. एक शरीर ही तो हूँ, एक इंसान ही तो हूँ, लाइक, है ना? Yes, डोंट ma'am. Yes, एक्सपेक्ट कि मैं ये कर लूँगा. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज आई एम Able to do ओनली this, फ्लैश एंड ब्लड. है ना? ये हो Yes, सकता है. Yes. नेक्स्ट देखिए, इन गुड बुक्स. इन गुड बुक्स माने होता इन फेवर विद अ पर्सन, मतलब किसी की गुड बुक में रहना. in favor with a person, when somebody is supporting you unconditionally, so you are in good books of that person. जैसे she will definitely got the promotion as she is in good books of Bob. बॉस की गुड बुक्स में है, इसलिए she will definitely got the promotion. She will definitely got the promotion as she is in good book of बॉस. बॉस की गुड बुक में है तो उसको ज़रूर प्रमोशन मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, टू बेल द कैट. इसका मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना. बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यू टेक फर्स्ट स्टेप एंड पर्सनल रिस्क. जो पहला रिस्क लेगा, पहला कदम उठाएगा और रिस्क लेगा, सो टू बेल द कैट. इसका मतलब ये कि आपको इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू योर बॉस, आपको अपने बॉस से कुछ कहना है, तो एवरीबडी इज़ थिंकिंग कि यार कौन जो है वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा. हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप, हु विल टेक द पर्सनल रिस्क. हो सकता बॉस नाराज़ हो जाए, तो यू कैन से कि द टास्क इज़ रियली डेंजरस. दिस टास्क is really dangerous. Ma'am, जैसे yes, continue. I was tries to teach मतलब to teach dog how to bear the cage. You are trying to teach whom? Teach the bell. अच्छा. Yes, ma'am. You are trying to teach. Ma'am, I am trying to teach the dog that how to bear the cat. क्या मतलब हुआ इसका? Ma'am, कि You are मैं trying to dog teach the dog that how to bell the cat. आप Yes, ma'am. मीन्स आप डॉग को ये पढ़ा रही हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधो. तो ये तो बेटा वर्ड का रहा, ये ईडियम एज इट इज़ रहा. आपको Yes, ma'am. देखना है कि ईडियम का मतलब क्या है. इस ईडियम का मतलब ये है
कि टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाना, पर्सनल रिस्क लेना, कोई अपने आप पे कोई आपके सामने डेंजर है और कई लोग खड़े हैं, तो आप ये परेशान हो कि कौन, जैसे कहीं बम फटना है और है कि रेड वायर काटे या ग्रीन वायर काटे, यस मैम, 3 लोग खड़े हैं और अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ये रिस्क लेगा। तो वहाँ पर यू कैन यूज दिस सेंटेंस, यू कैन यूज दिस इडियम कि हु विल बेल द कैट, हु विल कट दिस वायर, हु विल कट दिस ग्रीन वायर एंड हु विल बेल द कैट। तो दिस टास्क इज रियली डेंजरस, ये जो टास्क, ये काम है बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। देन हु विल बेल द कैट, कौन ऐसा है जो इसका रिस्क लेगा, फर्स्ट स्टेप उठाएगा, पहला कदम बढ़ाएगा। ठीक है, तो शब्द पे मत जाइए, उसके मीनिंग पर जाइए कि उसका मीनिंग क्या है और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। देखिए, ब्लो वंस, इट्स नॉट वंस, इट्स वंस। इट्स वंस, कैप्स लॉक लगा देना है। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ट्रम्पेट माने क्या होता है? ट्रम्पेट माने क्या होता है? बिल्कुल जो बजाते हैं, अपना ही कहते हैं ना, अपना राग अलापना, अपनी ही, हिंदी में इसको कहते हैं अपना राग अलापना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, अपनी बात ही बोलना, दूसरे की कुछ नहीं सुनना, तो कहते हैं ना इसको अपना राग अलापना। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, इसको आप कह सकते हो कि मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो अपनी ही बड़ाई अपने मुंह से करते रहते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, या नो वन लाइक्स भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि मैं ही नहीं पसंद करती, कोई भी पसंद नहीं करता। सो नो वन likes to talk those. I hate people who are always talking around trumpet. हाँ, ये भी हो सकता है। ओन ट्रम्पेट, जो अपने ही राग अलापते रहते हैं, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है ना? यस मैम। इसके बाद कहाँ थे हम? दिस इज नंबर 14, नो इट्स नंबर 13। बर्न कैंडल विथ बोथ हैंड्स, जब कैंडल जला रहे हैं तो दोनों एंड से जला रहे हैं, मतलब दो तरफ से एक कैंडल होती है। अब उस कैंडल में क्या है, एक मान लीजिए कैंडल है, ठीक है। अब उस कैंडल को यहाँ से भी जला रहे हैं और यहाँ से भी जला रहे हैं, तो दोनों तरफ से वो कैंडल को जला रहे हैं, तो कैंडल जल्दी ख़त्म होगी ना, जल्दी बुझेगी ना। इसका मतलब होता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है दोनों हाथों से लुटाना, धन लुटाना, वेस्ट करना, बेसिकली वेस्ट करना, मतलब यूज़ नहीं करना, उसको वेस्ट करना। जैसे कि कोई बहुत धन छोड़ के गया अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे जो हैं उन्होंने खुद तो कमाए नहीं, मेहनत की नहीं है, तो दोनों हाथों से अब लुटा रहे हैं, वहाँ यूज़ होता है बर्न कैंडल विथ बोथ एंड्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल्स विथ बोथ एंड्स। वहाँ आप यूज़ कर सकते हो कि अपने फादर की डेथ के बाद उसने दोनों हाथों से धन लुटाना शुरू कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल्स विथ बोथ हैंड्स। नेक्स्ट देखिए 14 पर लिखा है बरी द हैचेट। अब ये बरी द हैचेट का मतलब है, हैचेट होता है एक्स, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किस काम आती है मैम? काटने के लिए, काटने के काम आती है, काटने के काम आती है, या किसी को मारने के काम आती है, राइट। और बरी माने होता है दफनाना, मतलब कुल्हाड़ी को दफना दो, यानी झगड़े को ख़त्म कर दो।
शांति बना दो, सुलह कर लो। तो बरी द हैचेट का मतलब हुआ टू मेक पीस, यानी कि शांति बनाना, शांति बनाइए। ठीक है। अभी जैसे दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था प्रॉपर्टी को लेके, तो दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो झगड़ा ख़त्म करते हैं। दे विल क्रिएट द पीस, दे विल मेक द पीस, वो अब शांति बनाएंगे। तो वहाँ पर ये यूज़ होगा बरी द हैचेट। कंट्रीज़ में भी झगड़ा होता है, जैसे चाइना इंडिया में का झगड़ा। हाँ बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। हाँ जैसे दो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में जी बिल्कुल, दो पॉलिटिकल Yes. पार्टीज में झगड़ा हुआ और फिर आपने देखा नेक्स्ट इलेक्शन में दोनों ने दे वरीड द हैचेट एंड दे कोलैबोरेट, उन्होंने कोलैबोरेशन कर Yes. लिया, आपस में गठबंधन कर लिया। तो वो भी Yes. होता है। देखिए 15 पर देखिए, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है पैसिफाई द मैटर, यानी किसी भी मामले में, किसी भी जो भी केस है उसको पैसिफाई करना, यानी एक तरह से सुलह करना, सुलह करना, शांति बनाना, सुलह करना। कैसे कि देखिए ट्रबल्ड माने होता परेशान, वाटर माने पानी। अब परेशान पानी में किसी ने ऑयल पोर कर दिया, उड़ेल दिया, तो वैसे तो इसका कुछ मीनिंग इन शब्दों से नहीं निकल रहा, लेकिन इसका मतलब पानी, उबलते हुए पानी को या डिस्टर्ब वाटर को शांत कर देना। यानी जो मैटर, जो बहुत बर्निंग मैटर था इस समय, किसी भी टाइप का मैटर हो सकता किसी के झगड़े का, किसी कंपनी में कोई झगड़ा हो गया, किसी के शेयर्स डाउन हो गए, कुछ इस तरह का कोई मैटर था, तो उसको पैसिफाई करना। तो उसके लिए आप यू कैन यूज़ द ईडियम पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है। अभी नेक्स्ट है 16 नंबर, क्लिप वंस विंग। यहाँ वंस है, बार बार वंस लिखा हुआ है। मैम एक बार इसको दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, ऊपर वाला पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, बिल्कुल बेटा। इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी कोई भी मैटर चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसको पैसिफाई करना माने शांत करना, सुलह कराना, है ना। तो उसको सुलह कराने के लिए हम जब ये, जहाँ पर ये वाला शब्द आए, ये वाली बात आएगी ना कि सुलह कराई गई किसी मैटर में, तो वहाँ पर वी कैन यूज द वर्ड कि पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाती हूँ, तो आपको इससे शायद और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक देखिए, दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया। कहाँ गया ये, यहीं इसी के आगे बना देती हूँ। देखिए, द टू फ्रेंड्स एक्सचेंज्ड, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। गर्मा गर्मी हो गई दोनों में, दोनों ने एक दूसरे को बुरे भले शब्द कह दिए। ठीक है। द टू फ्रेंड्स एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, बट आफ्टर सम टाइम्स अब किसने, मान लीजिए किसी, या तो थर्ड फ्रेंड ने या आप फैमिली मेम्बर, यू कैन इन्वॉल्व अ फैमिली मेम्बर, बट आफ्टर सम टाइम्स देयर मदर्स, उनकी माँ ने क्या किया, उनकी दोनों की मम्मियों ने क्या किया, poured, Poured, poured oil on troubled water। उन्होंने उनके झगड़े को क्या कराया, उनके मैटर का, जो जिस चीज़ को लेकर वो झगड़ा कर रहे थे, उसकी उनकी सुलह करा दी, शांत करा दिया उनको। ठीक है। The two friends exchanged hot words, but after some times their mothers poured oil on troubled water। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, clip one's wings, यानी किसी के पंखों को काट देना, पर उतरना, जिसे कहते हैं ना, मैंने उसके पर उतर दिए, हिंदी में बहुत यूज होता है, यानी किसी के पर काटना।
यानी इफ किसी समबडी की वांट्स टू फ्रीडम कुछ फ्लाई नहीं लेना। जस्ट टू स्प्रेड देयर विंग्स एंड वांट्स टू फ्लाई एंड कुछ उसको ऐसा डिसीजन उस पर इम्पोज कर दिया गया है, नहीं यू विल नॉट गो आउट, यू कैन नॉट यस स्टडी, यू कैन नॉट फर्दर गो फॉर स्टडी। तो किसी तरह उसके या किसी की कोई हॉबी है, मान लीजिए किसी की हॉबी है कि शी वांटेड टू बी अ पायलट, यस शी मैम। वांटेड टू बी अ ब्यूटिशियन, शी वांटेड टू बी अ मॉडल, बट फैमिली का ऐसा प्रेशर आया कि उन्होंने बोला नो, तो उन्होंने उसको उसकी पढ़ाई मना कर दी या उसको वो कोर्स ज्वाइन करने रेस्ट्रिक्ट के लिए करा मना दी कर दिया उसकी जिसमें वो फ्रीडम में। इंटरेस्टेड थी। तो देयर यू कैन यूज़ द वर्ड, यू कैन यूज़ दिस इडियम, क्लिप हर विंग्स। समझ। यस मैम। जैसे हर डॉटर इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट, हर डॉटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन very smart, and she wanted to be a model, but her family clip her wings. यस मैम। uh, रेस्ट्रिक्ट टू देयर फ्रीडम। right. Next one is come off with flying colors. कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स माने होता है कम आउट सक्सेसफुली, मतलब अल्टीमेटली सफलता मिल जाना, बहुत स्ट्रगल किया बट आफ्टर ऑल आई कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो इसका मतलब होता है कि सफलता मिलना। आपने देखा होगा जब क्रिकेट वगैरह का मैच होता है ना, वहाँ पर जो कमेंटेटर होते हैं ना, वो इस ईडीएम का बहुत बहुत यूज़ करते हैं, इस ईडीएम के बारे में बहुत बोलते हैं। द फाइनल क्रिकेट मैच वॉज वेरी क्रूशियल बट फाइनली इंडिया वन एंड केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इस तरह से वो कई बार यस। मैंने देखा है कि हाँ यस वो इस तरह से बोलते हैं। तो केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स माने अंत में जिनकी जीत हुई। बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा था। आप कहें मैं सेंटेंस लिख देती हूँ। द फाइनल मैम ही वुड हैव पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। शी वुड हैव पास्ड एंड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। यस, यस यस मैम। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैम ही passed his exam with flying colors. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, लिखो ये द फाइनल Yes. मैच was crucial and then India won Wow. and came off Of with with flying colors। colors. Yes, ma'am. ठीक है ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना। वो एक हिंदी में आता ना तारे तोड़ लाना, उसी टाइप का है Yes. क्राई फॉर द मून। माने आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ इम्पॉसिबल, यू आर आस्किंग फॉर, यू आर विशिंग फॉर समथिंग, यू आर विशिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो असंभव चीज़ को मांगना, असंभव की इच्छा करना। जैसे अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि Ma'am, जैसे हाँ, अब असंभव की इच्छा कैसे हो सकती है, कौन सी चीज़ असंभव है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे तो एक एरोप्लेन खरीदना है, अब मुझे पता है नहीं खरीद सकती मैं आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर द मूव, मैं नहीं खरीद Yes, सकती, ma'am. मुझे मालूम है यस Yes. है ना। हालांकि कहते हैं ना Yes, नथिंग ma'am. इज इम्पॉसिबल, बट मुझे पता है मैं नहीं खरीद सकती ट्राई फॉर द But everything is विशिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। चलिए डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव माने कब्रें खोदना, कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। अच्छा गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं, गड़े मुर्दे, मैम पुरानी बातें याद करके। हाँ पुरानी बातें याद करके सामने वाले को लेट डाउन करना, उसको नीचा Yes, दिखाना। ma'am. टार्निश का मतलब होता किसी को कलंकित करना, किसी पे धब्बा लगाना। कलंकित करना। और हाँ Yes, ma'am. राइट, कीप डिगिंग एंड
स्टेन माने होता है धब्बा लगाना, किसी को कलंकित करना, किसी की बुराई निकालना, उसको बार बार ना उसी बात को याद दिलाना कि जिससे वो अपने आप को लो फील करे, तो वो होता है डिग द ग्रेव, है ना। किसी के साथ कि बहुत टाइम पहले कुछ बुरा हो गया था, अब तो वो बेटर स्थिति में आ गया है, बट क्या करना, ऑलवेज ऑल टाइम जस्ट डिगिंग द ग्रेव, और पुरानी बातों को याद करके सामने वाले को नीचा दिखाते रुला रहना, देना। ठीक है ना। चलिए यस Yes, मैम। ma'am. अभी नेक्स्ट देखिए, 20th है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड बड़ा अच्छा वर्ड है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप उनको बोलो कि स्पीच देना है, तो बिल्कुल कोई भी आप उनको टॉपिक दो, कोई भी उनके कुछ भी उनके सामने आ जाए, विदाउट प्रिपरेशन जस्ट स्टार्टेड टू स्पीक, तो उनके लिए क्या वो है, ऑफ हैंड है, मतलब दे डोंट नीड टू प्रिपेयर, दे जस्ट डू इट ऑफ हैंड। कहते हैं ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, आपने सुना है ना, हिंदी में ma'am. हमारे यहाँ इसके लिए यूज़ Yes, होता है, ma'am. जैसे इंग्लिश में तो ये यूज़ होता है ऑफ हैंड, हिंदी में हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, बाएं हाथ का खेल है। तुम इसको मत समझ लेना, ये तो मैं जस्ट उसके लिए लिख रही हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए। तो जैसे किसी के लिए बड़ी बड़ी बात भी कहते हैं कि जैसे मैं आई डोंट हैव वेरी गुड ड्राइंग, मेरी बहुत अच्छी आर्ट नहीं है, ड्राइंग नहीं है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कितनी अच्छी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल उनको 5 मिनट लगते हैं, ऐसे फटाफट बना दिया। तो विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट थिंकिंग कि क्या सोचना है, कोई पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचा, बस लाइनें ड्रॉ की और बन गया, तो उनके लिए वो क्या है, ऑफेंड है बिल्कुल, ऑफेंड है। ठीक है ना, एकदम मजे में काम करते हैं यस मैम। एकदम तुरंत, जल्दी से, क्लियर है ना। यस Yes, ma'am. मैम। Clear. अच्छा, इसको ऐसे नेगेटिव में भी बना सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश ग्रामर, सो आई कांट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हैंड, मतलब मैं ग्रामर में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मैं ऑफ हैंड आंसर नहीं कर सकता, एकदम बहुत जल्दी जवाब नहीं दे सकता, विदाउट प्रिपरेशन आई कैन नॉट आंसर, है ना। यस मैम। Yes, देखिए ma'am. अब है एंड इन स्मोक। अब देखिए एंड माने होता है ख़त्म हो जाना, इन माने में, और स्मोक माने धुएं में ख़त्म हो जाना। अब कोई चीज़ धुएं में ख़त्म हो जाती है तो कुछ दिखाई देता है, नो मैम। नहीं होता ना, तो कम टू नथिंग, मतलब यू हैव डन मेनी मोर थिंग्स बट यू हैव कम टू नथिंग, कुछ हाथ नहीं लगना, हाथ मलते रह जाना, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। यस। जैसे आपने देखा होगा कि अधिकतर जो जो लोग बहुत बोलते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, फिर बाद में लोग उनको बड़ा उनकी खिंचाई करते हैं, कुछ हाथ ना लगना। मतलब ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि अरे मेरी तो ये तैयारी है, मेरी तो ये तैयारी है, मैंने तो ये भी पढ़ लिया, मैंने तो वो भी पढ़ लिया, और उसके बाद इन द एंड ही एंडेड इन नथिंग, ही एंडेड इन स्मोक, मतलब कम टू नथिंग। या एक ऐसे भी बहुत होता है कि आपने देखा होगा जब भी कोई पिक्चर आने वाली होती है ना, कोई मूवी हॉलीवुड की, तो उनके एक्टर और एक्ट्रेस से बात करो, उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करो, तो वो बड़ा बूस्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इस मूवी में ये है, हमने यहाँ शूट किया है, वहाँ शूट किया है, और जब मूवी आती है तो कैसी हो जाती है, वो एकदम फ्लॉप हो जाती है, किसी को पसंद नहीं आती, और जब वो फ्लॉप हो जाती है तो क्या होता है, प्रोड्यूसर के हाथ में एंड इन स्मोक, कम टू नथिंग, कुछ नहीं मिला उसको, ठीक है ना। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है एंड, क्या है, एंड फ्यूल टू द फ्लेम। हाँ, एंड फ्यूल टू द फ्लेम, एंड फ्यूल टू द, एड फ्यूल टू द फ्लेम, यानी मेक मैटर वर्स। आपने सुना होगा आग में घी डालना, सुना है, ये वो ही यस है, मैम। ये इंग्लिश है इसकी, आग में घी डालने की इंग्लिश है ये।
आग में घी डालना कैसे, पहले ही मैटर खराब है, उसको और खराब कर देना। ऑलरेडी द मैटर इज बैड एंड यू आर मेकिंग द मैटर वर्स, आप उसको और खराब कर रहे हो। सो यू आर एड फ्यूल टू द फ्लेम, आप आग में क्या कर रहे हो, फ्यूल का काम कर रहे हो, आप ईंधन डालने का काम कर रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है या इसको बताऊं, इसको यस मैम, क्लियर है। क्लियर है, ये तो बहुत हम पढ़ते हैं। यस मैम। नेक्स्ट है 23 पर पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मतलब होता है टेक रिवेंज, कहते हैं पुराने सारे बदले निकालना वाला, वो है ये पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पुराने स्कोर जो है ना, पुराना जो भी स्कोर है उसको अब पे करने का मतलब, हाँ दिन आ गए अब तुम्हारे, उसको चुकाने के दिन आ गए, जो तुमने जितने भी पुराने पाप किए हैं ना उसको चुकाने के दिन आ गए। तो जो टेक रिवेंज माने बदला लेना, ठीक है ना। ओके मैम। यस मैम। सेंटेंस बना के दिखाऊं, क्लियर है मैम? क्लियर है। आप ऐसे भी इसको कह सकते हो, द वे ही इज ट्रीटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड, जिस तरीके से वो अपने अपने पुराने मित्र से बात कर रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट ही इज पेइंग ऑफ ओल्ड स्कोर, वो अपने पुराने बदले ले रहा है, जितना उसने उसको नीचे दिखा है, नाउ ही इज इन गुड पोजीशन, अब वो अच्छी पोजीशन पे है, सो नाउ ही इज पेइंग ऑफ ओल्ड स्कोर्स, अपने सारे बदले ले रहा है ना। मेंड वंस फेंसेस, देखिए बड़ा पॉजिटिव मीनिंग है ये, मेंड वंस फेंसेस। देखिए फेंस माने होती है दीवारें, फेंस माने क्या होता है, दीवारें, ठीक है, और मेंड माने होता है रिपेयर करना। तो दीवारों को रिपेयर करना यानी जो बीच की दीवारें हैं उन्हें तोड़ना, उन्हें ख़त्म करना, दीवारें हटाना, ठीक है, यानी टू मेक पीस, टू मेक फ्रेंड। जो दो फ्रेंड के बीच में दीवारें आ गई, जो दो भाइयों के बीच में दीवारें आ गई, जो दो देशों के इंडिया और पाकिस्तान के टाइम बीच में इतनी दीवारें आ गई हैं, सो नाउ इट्स टाइम टू मेंड वंस फेंसेस, नाउ इट्स टाइम टू मेंड इंडिया एंड पाकिस्तान फेंसेस, कि अब हम पीस की बात करें, शांति की बात करें, शांति की बात करें, ठीक है। देखिए 25 पर है एट 6 एंड 7, इसका मतलब होता है 6 और 7 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर का क्या मतलब है, डिसऑर्डर का मतलब है तो परेशानी, और परेशानी में और परेशानी, कहते हैं ना चौके छक्के लग रहे हैं, पहले चौका लगा फिर छक्का लगा, अब यहाँ पे चौका छक्का नहीं है, यहाँ पे क्या है, छक्का और सत्ता है, 6 एंड 7। हाँ यहाँ पहले ही इंडिया बुरी स्थिति में है, मैच पहले ही हारने को तैयार बैठी है, और उसमें दूसरी पार्टी जो क्या है, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया जो बैटिंग कर रहे हैं वो चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, एक और छक्का लग गया तो वो दिस इज एट 6 एंड 7, राइट। सो परेशानी में, इसका मतलब होता है कि परेशानी में और परेशानी आ जाना, है ना, परेशानी परेशानी में और परेशानी आ जाना। अब ये किसी भी सेंस में यूज़ हो सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर ऑलरेडी ट्रबल्ड, यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल एंड नाउ इट्स आफ्टर द, ऐसा हो गया आफ्टर किसकी जॉब चली गई, आप ऑलरेडी परेशानी में थे एंड योर फादर लेफ्ट द जॉब, सो नाउ यू आर एट 6 एंड 7, फादर ने भी जॉब छोड़ दिया, तो हम कैसे में परेशानी में और परेशानी आ गई, या यू कैन से गवर्नमेंट इज एट 6 एंड 7 ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। जो डोमेस्टिक अफेयर्स की जब बात करूँ या महंगाई की बात करूँ तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि परेशानी में उसको और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही वो इतने डिसीजन हो गए हैं जिनमें वो परेशान है, तो और मुद्दे पे मुद्दे उठाती है अपोजिशन गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए, तो वहाँ पे भी यू कैन यूज एट 6 एंड 7। जैसे आई फाउंड कूल फर्नीचर लाइंग 6 एंड 7। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं 6 एंड 7। चलिए 26 पे देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है, गिफ्ट माने किसी को उपहार मिला है बोलने का, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी वाचाल है, कोई बोलने में माहिर है, वाचाल है या माहिर है,
बात करने में माहिर है। तो आप इसका बना सकते हो भाई, किसी किसी को गॉड ने गिफ्ट दिया है बोलने का। शी इज़ नॉट हाईली क्वालिफाइड बट शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। वो बहुत क्वालिफाइड नहीं है लेकिन उसे बोलने में माहिर है, वो बात करने में माहिर है, इसलिए उसको हमेशा क्या मिलता है, उसको इसका फ़ायदा मिलता है। शी इज़ नॉट हाईली क्वालिफाइड बट शी हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्रो आउट ऑफ गियर। Yes. थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है जब कैसे गियर मैम? काम नहीं करता तो काम बंद नहीं हो जाता ना, तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काम ठीक से नहीं हो रहा है, काम ठीक से नहीं चल रहा है, थ्रो आउट ऑफ गियर, ये चीज़ गियर से बाहर हो गई है, मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कहीं किसी इंडस्ट्री में कोई मशीन जो है काम करना बंद कर देती है, तो वहाँ पर यू कैन से दिस मशीन थ्रू आउट ऑफ गियर, नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, Okay, ma'am. टू टेक Yes, टू ma'am. हिल्स। टू टेक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे। अब रन अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना। करेक्ट, रन अवे का मतलब हो गया Yes, भाग ma'am. जाना। भाग जाना. हाँ, इसका मतलब हुआ कि किसको देख के भाग जाना, हो सकता पुलिस वाले को देख के चोर भाग गया हो, तो द जैसे थीफ, शेर के आगे. हाँ शेर को देख के व्यक्ति भाग गया। द थीफ Yes, yes, टुक ma'am. टू हिल्स, टुक टू, Heels. यहाँ हिल्स लिखा हुआ है ना, Yes, ma'am. हाँ ये बेटा हील्स है। Ma'am, HW. हाँ हील्स, है। हील्स जो हमारे पैरों की हील्स होती है ना, एड़ियाँ। द थीफ, द Yes, थीफ, yes. द थीफ टुक Yes, टू ma'am. हील्स टू सी द पुलिसमैन। C. Police. Yes, ma'am. पुलिसमैन, पुलिस को देखकर चोर जो है वो भाग गया, चोर रन अवे। भाग गए. द थीफ टुक टू हिल्स टू सी द पुलिसमैन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 29 Yes. पर है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन, यानी आपके मतलब जो संबंध है वो किसी के साथ मधुर नहीं है ना, तो वहाँ पर Yes. बैड ब्लड का आप यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, दे हैव क्रिएटेड अ बैड ब्लड बिटवीन टू कम्युनिटीज़, बिटवीन हिंदू और मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, या जो पता नहीं कौन है, उन्होंने बिटर रिलेशंस जो हैं, राइट्स जो हुए हैं, उन्होंने बिटर रिलेशंस पैदा कर दिए हैं। So you can say the rights have created bad blood Ma'am, जैसे between मैम Hindu जैसे and Muslim. पॉलिटिकल पार्टी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज भी लिख सकते हैं, यू कैन से पॉलिटिकल पार्टीज had created bad blood between two communities, that is Hindu and Muslims. मुस्लिम. ठीक है, आप ये लिख सकते हो Yes. अपने बेनिफिट के लिए। द पॉलिटिकल पार्टीज had created bad blood between two communities, लिख देती हूँ। ठीक, अब देखिए एट हिज विट्स हैंड। विट माने होता है बुद्धिमानी, जहाँ आपकी बुद्धिमानी ख़त्म हो जाती है, यानी यू आर परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, आप जहाँ परेशान हो जाते हो, उलझे हुए हो जाते हैं। परप्लेक्स्ड मतलब उलझे हुए हैं, जहाँ यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो उस स्थिति में क्या होता है, जब व्हेन समबडी आस्क यू कि हैव यू टेक द डिसीजन, व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन, विल यू गो और विल यू स्टे, तो यू कैन आंसर कि now here my wits end, I cannot take the final decision what to do, now my
आई एम इन द कंडीशन, आई एम एट माई बिट्स एंड। मैं उस जगह हूँ कि जहाँ मेरी बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एट वंस फिंगर टिप्स। जब कोई किसी की उंगलियों पर कोई चीज़ हो, आप कुछ भी पूछो, कोई आप देखोगे कोई टीचर इतने बढ़िया होते हैं कि आप कुछ भी पूछो, उन्हें दे हैव कंप्लीट नॉलेज, उन्हें पूरा Yes, बिल्कुल ma'am. अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होता है। दे आर द मास्टर ऑफ देयर सब्जेक्ट। तो ओके मैम। उस केस में यू कैन से कि एट वंस फिंगर टिप्स माने सब कुछ उनकी उंगलियों पर है, है ना। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, इसको ऑल द रूल्स ऑफ टिक्नोमेट्री या ऑल द रूल्स ऑफ मैम कैलकुलस। calculus, yes, calculus. All the rules of calculus are at his fingers टिप्स। tips, यस मैम। है ना। कैलकुलस के Yes. सारे रूल्स उनकी फिंगर टिप पर हैं, मतलब यस मैम। he has complete knowledge of calculus. नेक्स्ट वन इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। व्हाट इज राउंड अबाउट मैनर? इसका क्या मतलब हुआ? राउंड अबाउट मैनर में बात करना किसी से, इसका मतलब होता है कि विदाउट, हाँ नहीं, मैनर का मतलब यहाँ मैनर से नहीं आएगा, तौर तरीके से नहीं आएगा। यहाँ मैनर का मतलब ये होगा टू द पॉइंट, जो लोग बात नहीं करते, ओके है ना। विदाउट कमिंग टू द पॉइंट दे डिस्कस अ लॉट। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, आप यू कैन से कि डिस्कस, घुमा के बात करना। हाँ किसी बात हाँ, अ लॉट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। मतलब इधर की Yes. बात कर रहे, उधर की बात कर रहे, लेकिन पॉइंट की बात नहीं कर रहे। जो जिस बारे में बात हो रही उस बारे में बात नहीं कर रहे, घुमा रहे, फिर घुमा रहे बस आप, Yes, ma'am. है ना। तो वहाँ Yes, पर हो ma'am. गया बीट Yes, अबाउट द ma'am. बुश। नेक्स्ट वन इज बिल्ड कैसल इन द एयर। हवाई महल बनाना, है ना, हवा में महल बनाना। यस। हवाई महल, ये हिंदी में भी होता है यूज़ और Yes, इंग्लिश ma'am. में भी होता है। कैसल माने होता है महल, एयर हवा में, महल। बिल्ट माने बनाना। द टू मेक विजनरी स्कीम्स, हमेशा ड्रीम वर्ल्ड में रहना, हमेशा ख्वाबों में बनाते रहना, ऐसा करूँगा फिर ऐसे करूँगा। कहते ना पहले मैं सेलेक्ट होऊंगा, फिर मैं आईएएस का एग्ज़ाम दूंगा, फिर मैं आईएएस बनूंगा, फिर मैं डीएम बनूंगा, फिर मैं राजा बनूंगा। ये क्या है? बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई महल बनाना। बस कुछ भी सोचते जाना है। विजनरी, विजनरी माने होता है ड्रीम वर्ल्ड। स्कीम्स बनाना, प्लान बनाते रहना, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, है ना। कोई एफर्ट्स नहीं करना Yes. उसके लिए। ओके देखिए, मैम। है ना। नेक्स्ट देखिए बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब मेक यूजलेस एफर्ट्स। अब आप कहते हैं ना वो दीवार में धक्का देते रहना, बट आपको कुछ मिला तो है उससे नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। बीट द Yes, एयर, ma'am. हवा वो को हिलेगी तो पीटते नहीं। रहना। मेक Yes. यूजलेस एफर्ट्स, ऐसे बेकार के एफर्ट्स प्रयास करना, करना। प्रयास करना, बेकार कोशिश। है ना, बेकार Yes. कोशिश करना। कहते हैं ना कि पढ़ाई भी करो या कोई काम करो तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए। Yes. ऐसा काम Yes, करना चाहिए जिससे उसका कुछ आउटकम हो, आपको Result कुछ नहीं। उसका मिले, है ना, उसको आपका Yes, कुछ ma'am. फ़ायदा हो, कुछ यूज़फुल हो। ऐसे नहीं कि Yes, बस ma'am. कुछ भी करे जा रहे हैं। तो वो है बीट द एयर, यूजलेस एफर्ट्स। नेक्स्ट Okay. देखिए ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस। ब्रेक द आइस का मतलब है कि आप यू आर सिटिंग समवेयर और वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट है,
बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल सभी चुप शांति हैं। है, यस। अचानक एक और आप एक बोल जो रहे है एक बंदा खड़ा हुआ एंड ही स्टार्टेड टू स्पीक, तो उसके लिए यस आएगा मैम, ही ब्रेक द आइस, ही ब्रेक ब्रोक द द आइस, आइस यस। इन द मीटिंग। The manager broke the ice and suggested the plan to solve the problem. ओके मैम, है ना, ये हो सकता है। यस मैम। Yes, ma'am. इसके बाद है देखिए ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, किसी को दंडित Punishment करना, देना, है ना, किसी को यस। पनिशमेंट देना, दंडित करना, या किसी से बुक का क्यों मतलब आया, मतलब स्पष्टीकरण मांगना, किसी से एक्सप्लेनेशन मांगना, स्पष्टीकरण मांगना ओके मैम, कि वाई यू डिड दिस, आपने ये काम क्यों किया। तो जब आप किसी को किसी से मांगते हैं, आप किसी से कहते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, आप स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आपने फलाना डिसीजन क्यों लिया, है ना। यस तो मैम, Yes, ma'am. वहाँ यू कैन यूज द वर्ड ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक्स, है ना। अभी देखिए नेक्स्ट है यस मैम। कट कटा सॉरी, कट अ सॉरी सॉरी, फिगर मीन्स Figure. गिव अ पुअर शो। बहुत ही पुअर मतलब बहुत ही बुरा, यहाँ पर हम कहेंगे बहुत ही बता, बुरा शो करना, दिखाना। जैसे कोई स्पीकर बोलने गया, जैसे ड्रेसिंग, है ना, प्रेजेंट करना, कोई उसका प्रेजेंटेशन बहुत पुअर प्रेजेंटेशन, यू कैन से पुअर प्रेजेंटेशन। यस, यस मैम। जैसे स्पीच देना और उसको, हाँ, किसी ने स्पीच दी और ही जस्ट कट अ सॉरी फिगर, वो एक मतलब एक सॉरी फिगर की तरह वहाँ पर खड़ा रहा, उसने उसको देख के सबको सॉरी फील हुआ कि वाई ही केम ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे आए ही क्यों। तो दैट इज उसने क्या किया, यस, बहुत यस पुअर मैम, प्रेजेंटेशन दिया, कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यस मैम। ग्रीस, द ग्रीस द पाम ऑफ, पाम ऑफ। ग्रीस है ये, क्रीज नहीं है, इट्स ग्रीस, GRE है। एक मिनट मैं इसे सही कर दूँ, दिस इज जी। जी का क्या, ग्रीस का क्या मतलब होता है, ग्रीस करना मतलब ग्रीस योर पाम, अपने हाथों पे ग्रीस कर लो यानी ऑयलिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, यस है मैम, ना। ग्रीसिंग करना यानी यस, ऑयलिंग करना। तो ऑयलिंग करना, ग्रीस द पाम ऑफ का मतलब होता है ब्राइव, रिश्वत देना। हाथ गरम करना कहते हैं ना हिंदी में, हिंदी में मुहावरा यस, है। यस, यस मैम, यहाँ पे, यहाँ हाथ गरम नहीं करना, रिश्वत देना यानी हाथ ऑयली करना, ऑयली करना, है ना, यस उसको मैम, रिश्वत देना किसी को। तो जनरली बहुत होता है ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज यस, होल्ड वंस टंग, जीभ पकड़ना किसी की, बोलते बोलते होल्ड वंस शांत टंग यानी उसको शांत कर देना, कीप क्वाइट, कर देना, जस्ट कीप योर माउथ शट, तो दैट इज होल्ड वंस टंग। ठीक है ना, ओके मैम, शांत ओके कर, मैम, हाँ, शांत करा देना किसी को, चुप कराना, शांत कराना, चुप कराना। एंड द लास्ट वन इज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को एक साथ रखना मीन्स टू मेंटेन लाइफ, टू मेंटेन द हार्मनी ऑफ द लाइफ। इसका मतलब क्या ओके होता मैम, कि अपने माइंड को शांत रखना और अपनी सोल को यानी अपनी बॉडी को शांत रखना। सो टू मेंटेन द लाइफ यू कैन यूज दिस लाइक, लिखती हूँ एक मिनट, दीज डेज crimes are rising higher, so it is difficult to keep your body and soul together. Together. You can write here once.
किसी को भी अपने माइंड को या अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्राइम आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है. These days crimes are rising higher, so it is difficult to keep one's body and soul together. बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप अपने जीवन में हार्मनी को मेंटेन कर पाएँ. तो ये आपका फर्स्ट आपका आज पार्ट 1 था ईडियम्स का, एंड आई होप कि आप सबको ये समझ आए होंगे. और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ईडियम्स लेंगे और कुछ और ईडियम्स को समझेंगे. These idioms are very important for your competitive exams and for your life too. हम कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो आपने देखा होगा इन idioms का बहुत यूज़ होता है. इनको Yes, हम ma'am. हिंदी में तो हमने बहुत पढ़े हैं, बहुत समझे हैं. अब हम इनको इंग्लिश में कुछ देखेंगे तो हमें हमारी लैंग्वेज और रिफाइंड होगी, है ना. आप इसको समझिए, इसको लिखिए, इनको याद करिए और इनको अपनी डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे आप अपनी लाइफ में इनका यूज़ करिए. चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. बाय बाय बाय. थैंक यू मैम. Bye. नेक्स्ट क्लास Bye, में ma'am. कुछ और लेते हैं, ठीक है. चलिए, ओके, Okay. बाय Okay, बाय ma'am. Bye. बाय बच्चों.